Hi everyone, I am Anupam and this is the second part of chemical reaction and equation. In this we are going to study about chemical equation, different type of chemical reactions and how we can balance the chemical equation. So basically I am going to read this and I will explain each and everything in a Hindi and as well as in English. So फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल इक्वेशन होता क्या है? तो केमिकल इक्वेशन इज बेसिकली अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स where reactant is given on the left hand side and product is written on the right hand side followed by an arrow, जो कि आप यहाँ देख सकते हो. This is a type of chemical equation but it is in the form of word equation. So I am going to tell you the history about this. केमिकल इक्वेशन को सबसे पहले ये जो है आपका ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें आप क्या करते हो, उसको वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हो. जैसे इससे प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है. तो यहाँ पे इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड को मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखा है एंड राइट हैंड साइड को मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है. यहाँ जो आपका ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है ये आपका रिएक्टेंट है और ये वाला जो पार्ट है आपका ये प्रोडक्ट है और बीच में जो एरो साइन है. ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपका आता है उसमें इससे मॉडिफाइड वर्जन में क्या करते हो आप यहाँ पे, सॉरी यहाँ आप देख सकते हो यहाँ क्या है, यहाँ पे हम केमिकल फॉर्मूला को लिखना स्टार्ट करते हैं. जो हमने यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखा है उसकी जगह हम Mg प्लस O2 लिखते हैं जिससे कि MgO की फॉर्मेशन होती है. सॉरी, केमिकल फॉर्मूला या सिंबल बोलो. मैग्नीशियम की जगह हमने क्या लिखा, Mg जो कि मैग्नीशियम का सिंबल है. फिर हमने ऑक्सीजन की जगह O2 लिखा जो कि ऑक्सीजन का सिंबल है और प्रोडक्ट के साइड पे हमने MgO लिखा जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, इसको वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं जो कि वर्ड इक्वेशन आपका ये है. नेक्स्ट आप इसको क्या करते हो, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स लिखते हो. यहाँ ये क्या है, केमिकल इक्वेशन लिखने के स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप में हमने वर्ड इक्वेशन में लिखा जिसको हम स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं बिकॉज ये अभी बैलेंस्ड नहीं है. इन ऐसा केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस्ड नहीं हो, मत उस केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. वैसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है बट आपके नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आप बेसिकली केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना स्टार्ट करते हो. बैलेंस करना मीन्स व्हाट, कि the number of atom on the reactant side should be equal to the number of atom on the product side. जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में होंगे किसी मॉलिक्यूल के, उतने ही नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो प्रोडक्ट साइड में होंगे मॉलिक्यूल के. उस इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये एक वर्ड इक्वेशन है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जिससे मिलकर बना है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. ये कल मैंने आपको एक एक्टिविटी करवाया था जिंक ग्रैनुअल्स वाला, एक्टिविटी नंबर 1.2. उसी का आंसर ये है. Zn प्लस H2SO4 के रिएक्ट होने से क्या बन रहा है, ZnSO4 प्लस H2. तो आप एक्टिविटी 1.3 के ऑब्जर्वेशन में ये भी लिख सकते हो. और अब आप यहाँ देख सकते हो एक टेबल बना हुआ है एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. यहाँ पे आपको बेसिकली दिखाया गया है कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है. और बैलेंस्ड कैसे है, तो आप देख सकते हो यहाँ जो एलिमेंट है वो क्या है, बेसिकली Zn, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन. अब जो आपको सेकंड वाले कॉलम में जो दिया हुआ है, इस कॉलम में वो बेसिकली दिखाया गया कि Zn के 1 मॉलिक्यूल है ऑन द 1 एटम है रिएक्टेंट साइड में और 1 एटम है प्रोडक्ट साइड में. फिर आप हाइड्रोजन का भी देख सकते हो 2 and 2, सल्फर का 1 and 1 एंड ऑक्सीजन का 4 and 4. आप इस टेबल से देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ एटम ऑन द reactant side or you can say on the left hand side is equal to the number of
atom on the reactant side, or sorry, on the product side, or RHS is equal, so the equation is balanced. So आप में से अगर किसी को ये मतलब अगर इसमें अभी भी प्रॉब्लम है तो आप नोट डाउन कर सकते हो इसे, और मैं आपको डिक्टेट भी करने जा रही हूँ कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है. सो यू कैन राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज बेसिकली अ इक्वेशन in which the number of reactant on the left hand side of an element is equal to the number of atom of a element on the right hand side. So number of atom जो reactant side में होते हैं वो equal होते हैं number of atom on the right hand side और a product side. नेक्स्ट इस टॉपिक में आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ये वाला देख सकते हो. अगेन मैं आपको बोल रही हूँ ये इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम अब आगे बढ़ते हैं. ये जो आपका इक्वेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड यू कैन वॉच हियर. This is the final equation, sorry, this one is the final equation after balancing, and here it is written, it is a balanced equation. Here you can see आयरन के इधर 3 मॉलिक्यूल है और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट की साइड पे भी आयरन के 3 मॉलिक्यूल है. वाटर हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल है, 4 into 2 is 8, and here 4 into 2 is 8, and oxygen has a 4 molecule in a left hand side, and in right hand side it is 4. So the given chemical equation is balanced because the number of atom on the both side of a equation are equal. So आपको बस इस टॉपिक में बस इतना ही पढ़ना था. नेक्स्ट मैं आपको कुछ बताती हूँ. नेक्स्ट अब सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इक्वेशन को हम सबसे पहले वर्ड की फॉर्म में लिखते हैं. सो दिस इज़ हमने सबसे पहले इसे वर्ड इक्वेशन की फॉर्मेट में लिखा. सेकंड में आपने देखा कि इक्वेशन को हम फिर से सिंबल्स की फॉर्म में लिखना स्टार्ट करते हैं, एंड दिस वन इज़ इन अ सिंबॉलिक फॉर्म. एंड द थर्ड वन इज़ हम इक्वेशन में उसके फिजिकल स्टेट को ऐड करना स्टार्ट करते हैं. ये इक्वेशन को और भी ज़्यादा मॉडिफाई कर देता है. फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो सेम इक्वेशन जो ऊपर दे रखा है ये वाला इक्वेशन ही यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ आप देख सकते हो इसका फिजिकल स्टेट ऐड किया गया. फिजिकल स्टेट इज़ व्हाट, जो आप स्टेट ऑफ मैटर पढ़ चुके हो सेम वही क्लास 9th में वही है. सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो ऐड किया गया है. आप यहाँ देख सकते हो आयरन सॉलिड फॉर्म में होता है तो यहाँ एस लगा हुआ है. वाटर यहाँ पे वेपर की फॉर्म में है इसलिए गैस लिखा हुआ है. फिर आप यहाँ देख सकते हो आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड जो है आपका वो सॉलिड फॉर्म में है, एंड अगेन हाइड्रोजन इज इन अ गैसियस फॉर्म. नेक्स्ट अब फॉर्मूला को और भी ज़्यादा मॉडिफाई करने के लिए हम कैटलिस्ट या जिसकी प्रेजेंस में वो टेक्स प्लेस होता है वो लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर in this equation, here sunlight and chlorophyll is written above and below the arrow mark. ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली रेस्पिरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. और यहाँ आप देख सकते हो सॉरी ये जो मतलब क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. फोटोसिंथेसिस जो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है उसको बेसिकली दिखाया गया है. यहाँ पर आप देख सकते हो. नेक्स्ट अब मैं आपको कुछ पढ़ के बताती हूँ. यहाँ लिखा है समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो इन द इक्वेशन. मीन्स कुछ
समटाइम क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर या फिर जो कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है रिएक्शन को टेक्स प्लेस करने के लिए, उसको हम एरो मार्क के अबव या बिलो में लिखते हैं। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है जिसे हम डील करेंगे, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, द क्वेश्चन नंबर 1, एंड क्वेश्चन नंबर 1 is why should a magnesium ribbon be clean before the burning in a air? मैग्नीशियम रिबन को हमें क्यों क्लीन करना चाहिए बिफोर बर्निंग इन एयर? तो बेसिकली इसे हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो वेरी रिएक्टिव एलिमेंट होता है। वो जैसी एयर की प्रेजेंस में आएगा, उसके कांटेक्ट में आएगा, वो इजीली रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर फॉर्म हो जाता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर की फॉर्मेशन होने की वजह से जो आपका बर्निंग प्रोसेस होगा वो स्लो हो जाएगा। इसलिए हम मैग्नीशियम रिबन को जब कभी भी जलाते हैं, जलाने से पहले हम उसे सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। तो you can write the answer of this if you want to write. So आप आंसर लिख सकते हो। आंसर होगा we should clean the magnesium ribbon before burning in a air because magnesium is a highly reactive element, and if it is exposed to air it will easily react with the oxygen and will form magnesium oxide, and due to formation of magnesium oxide the burning process will slow down, so we have to clean the magnesium ribbon before burning. एंड नेक्स्ट वन, कभी कभी पूछ देता है कि हम उसे किससे क्लीन करते हैं, तो आप ये लिख सकते हो कि हम इसे सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। चूँकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको इसका आंसर भी बता दिया। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो को पॉज कर करके धीरे धीरे लिख लेना आंसर। वैसे तो हर जगह आजकल आंसर अवेलेबल है, बस आप समझ लो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में बेसिकली ये बताया गया है कि रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उसके कितने टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप जो है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा इस वर्ड को पढ़ के ही आपको पता लग रहा है कि कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट मीन्स दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अब बेसिकली आपको ध्यान क्या देना है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होंगे एंड प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो सिंगल प्रोडक्ट होगा, मतलब एक ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन में आपको, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो यू कैन राइट, this is a type of reaction in which two or more reactant combine together to form a single product is known as combination reaction. Here you can see calcium oxide, this is the activity. Calcium oxide reacts vigorously with the water to produce a slaked lime, releasing a large अमाउंट ऑफ हीट। आप एक्टिविटी पहले देख लो। एक्टिविटी में बेसिकली बताया क्या गया, हम एक्टिविटी रीड करते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और अ क्विक लाइम इन अ बीकर। अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, वो ये जो वर्ड्स जो नीचे लिखे हैं, ये जो नेम है इसका, ये आपको याद करना है कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि कभी कभी पेपर में लिखा आ जाता है क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है तो फिर तो आपको फार्मूला बनाने आता है, आप 9th में ही सीख चुके हो। लेकिन समटाइम मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं स्लेक लाइम में, क्विक लाइम में, मार्बल में, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, जब हम क्विक लाइम को क्या करना है, हमें टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और अ क्विक लाइम इन अ बीकर। एक बीकर में हमें कैल्शियम ऑक्साइड को लेना है, स्लोली ऐड वाटर टू दिस, और उसमें हमें पानी को ऐड करना है। टच द बीकर एज शोन इन द फिगर, और फिर आपको बीकर को टच करना है। ठीक है, ये ऐसा इसलिए आपको बताया गया क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि केमिकल रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, उसके कॉम्पोजिशन में चेंजेस आते हैं, उसके टेम्परेचर में चेंज आता है और उसके टेस्ट में चेंज आता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको टेम्परेचर में चेंज दिखाया जा रहा है, इसीलिए आपको टच करने को बताया जा रहा है।
तो आप देखोगे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया जा रहा है वाटर के साथ CaO प्लस H2O, जिससे फॉर्मेशन हो रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, जिसको हम स्लेक लाइम बोलते हैं। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग यू, प्लीज लर्न द नेम ऑफ calcium oxide and the calcium hydroxide which is also known as a slaked lime। ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप यहाँ फिर इस इक्वेशन को भी बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये आपके पेपर में भी आएगा, और साथ में आपसे मतलब लाइक आपको पता भी होना चाहिए इससे रिलेटेड, कभी इक्वेशन बैलेंस करने को आ जाए या फिर एक वन लाइनर में आपसे पूछ दिया जाए। ये जो स्लेक लाइम है ये यूज़ होता है वाइट वॉश में। ऐसा भी आ जाता है कि ये कहाँ यूज़ होता है, तो वाइट वॉश में हम इसे यूज़ करते हैं। जो वॉल के ऊपर जो वाइट वॉश किया जाता है ना, वहाँ आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की यूज़ करते हो। नेक्स्ट यू कैन सी हियर a solution of slaked lime produced by the reaction 1.13 is used for white washing। अगेन आपको यहाँ दे रखा है कि इस रिएक्शन इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ हम करते हैं वाइट वॉश में। वॉल देखो वाइट वॉश करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर to form a thin layer of calcium carbonate on the wall, and calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of a whitewashing and given a shiny finish to the wall। And it is interesting to note that chemical formula for marble is also CaCO3। सो बेसिकली आपको क्या बताया गया है, जो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका यूज़ आप करते हो वाइट वॉश के लिए, और जब आप ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से 2-3 दिनों के बाद जब आप अपने वॉल को वाइट वॉश कर देते हो, उसके बाद 2-3 दिन के बाद वो बहुत शाइनी सा आपको दिखता है, बहुत चमकता हुआ दिखता है। ये क्यों? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होकर इसने कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की है, और जो कि कैसा होता है, शाइनी होता है। ठीक है, तो इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि एक्टिविटी नंबर 1.4 से एक तो आप इस रिएक्शन को याद कर लोगे, दिस रिएक्शन, और फिर आप इसके बाद ये वाला रिएक्शन भी लर्न कर सकते हो। वैसे इसमें से बस आपसे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पूछा जाता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी की एक्टिविटी को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ जनरली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। जनरली आपके पेपर में यही पूछा जाता है, और जो कि मतलब हमें लगता है कि अरे ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो है नहीं, तो कहाँ से आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आप यहाँ देख सकते हो। नेक्स्ट अगेन आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल कुछ दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हेयर there are two reactant and they combine together and they form a product, and it is a single product, so it is basically a combination reaction। next is, अब इसी रिएक्शन के थ्रू आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का कॉन्सेप्ट बताया गया है। We also observed that a large number of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm, and reaction in a heat is released along with the formation of products are called exothermic reaction। अब जो हमने यहाँ पे देखा, ये वाला यहाँ आप देख सकते हो, ये जो रिएक्शन है, सॉरी ये जो बीकर है और इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड रख रखा है जिसमें आपने वाटर को ऐड किया, और आपसे पूछ रहा है कि इसके टेम्परेचर में डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, तो यस, ये जो बीकर है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है। ठीक है, और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है, रिलीज होता है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक, so basically exothermic reaction। तो you can note down the definition of exothermic reaction, जो कि आपके बुक में रिटन है, गिवन है, ये देख सकते हो आप। It is basically a type of reaction in which heat is released along with the product is known as exothermic reaction। ठीक है,
आपको कुछ और एग्जांपल दिए हुए हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, दिस वन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड नेक्स्ट जो अभी मैं आपको बता रही थी, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ये दे रखा है, हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर स्मॉलर पार्टिकल में सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट एंड दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन टू फॉर्म अ ग्लूकोज एंड these this glucose combine with oxygen in the cells of our body and provides energy, and this entire process is known as respiration. तो आज से आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया कि ब्रीदिंग इज़ नॉट सिमिलर टू रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस। ब्रीदिंग का मतलब सिर्फ इनहेल और एक्सहेल करना है, जबकि रेस्पिरेशन क्या है कि आपके फूड, जो आप फूड लेते हो उसका ब्रेक डाउन होना, और जिसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोज की। इस एंटायर प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। और यहाँ आपको दे भी रखा है और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। इट्स VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और इसका आंसर आप क्या लिखोगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाइक वाई रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो आप आंसर लिखोगे बिकॉज when during digestion food is broken down into simpler substance. For example, rice, potato, bread contain carbohydrate, and these carbohydrate are broken down to form a glucose, and this glucose combined with oxygen in the cells of our body and provides energy, and the special name of this reaction is respiration. So basically यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखोगे इसका definition, and you will also mention this reaction because it is वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो आई होप सो आप सभी को ये क्लियर होगा। तो आज बस हम यहीं तक करते हैं। होप ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वर्क, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।